क्लास में बच्चों हम लोग क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की स्टडी करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है, क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करने का इक्वेशन क्या है। साथ में ये भी जानेंगे कि कौन सी कंडीशन है जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जानेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है। इन सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट मीडियम में क्रिटिकल एंगल क्या होगा। हम डिफरेंट अगर मीडियम को कंसीडर करें तो हर एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिफरेंट होगी। इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो हमें अगर जनरल कॉन्सेप्ट की बात करी जाए तो अगर हम एक लाइट को, ये जो हमें समझना है, क्रिटिकल एंगल जानने के पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को जानते हैं, जिसके बाद मैं रिलेट करूंगा कि क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो मान लिया जाए ये हमने एक मीडियम कंसीडर कर रखा है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ मीडियम। हम एक मीडियम ले लेते हैं और उस मीडियम में हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया। अब हम ये भी जानते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बच्चों? तो लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। अब अगर एनर्जी का फॉर्म है तो एनर्जी के लिए एक बेसिक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेट करके हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को बताने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिसको आपको समझना होगा कि हमने एक लाइट को किसी मीडियम पे इंसिडेंट करवाया। लेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ दिस इंसिडेंट रे, हमने इंसिडेंट रे माना है इसे। इंसिडेंट रे से जो एनर्जी एसोसिएट हो रही है, लेट अस कंसीडर दैट एनर्जी इज ई। ठीक है, हम क्या कहेंगे, इससे जो एनर्जी एसोसिएट हो रही है उस एनर्जी को हम ई कंसीडर कर ले, और मानने के लिए इसकी यूनिट मैं जूल मान ले रहा हूँ। ठीक है, ई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम। हम ये जानते हैं बच्चों कि जब भी लाइट किसी मीडियम को जाके स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद कुछ लाइट का पार्ट उसी मीडियम में रिवर्स बैक हो जाता है, उसी मीडियम में वापस चला जाता है। जो लाइट का पार्ट उस मीडियम में वापस गया, उस लाइट को हम लोग रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन का फेनोमेना कहते हैं। एक लाइट मीडियम पे गिरी, उसी मीडियम में, जिस मीडियम से वो आई थी, उसी मीडियम में अगर बाउंस बैक हो जा रही है तो ये जो फेनोमेना होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन होते समय ये जो लाइट है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये हम जनरल कॉन्सेप्ट जानते हैं। लाइट का कुछ पार्ट हमारा कहाँ गया, रिफ्लेक्शन में। कुछ पार्ट हम देखते हैं वो इस मीडियम के अंदर चला जाएगा। कैसे जा रहा है, इसी चीज़ को हम रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं। मीडियम के अंदर जो लाइट गई है उसमें हम कहेंगे यहाँ पे जो फेनोमेना हुआ है वो हुआ है एब्जॉर्प्शन। लाइट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। और लाइट इस मीडियम के अंदर एंटर करने के बाद फिर से इस मीडियम से ये बाहर भी निकल जाएगी, वापस इस मीडियम से बाहर भी निकल गई। अब यहाँ जो लाइट आई है, इस लाइट को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हमने कहा कि एक ई अमाउंट ऑफ एनर्जी एक मीडियम पे इंसिडेंट हुई, उस ई एनर्जी में से कुछ पार्ट एनर्जी का रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ पार्ट एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद कंडीशन ऐसी हो सकती है कि कुछ पार्ट लाइट का ट्रांसमिट हो जाए। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाएं तो हम ये कह रहे हैं, मान लिया जाए अपने एग्जाम्पल में मैं ई जूल ऑफ एनर्जी को 100 जूल कह लूँ, और अगर 100 जूल की एनर्जी इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पे, और हमने माना कि 30 जूल की एनर्जी हमारी रिफ्लेक्ट हो गई, 50 जूल की एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हो गई, तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे पूछूं कि ट्रांसमिशन होने वाली एनर्जी कितनी है, तो आप सीधे कहोगे कि इंसिडेंट करी गई एनर्जी का समेशन बाकी जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, इनपुट हो रही है, और जो आउटपुट होने वाले एनर्जी का समेशन है, दोनों इक्वल होना चाहिए।
तो हमने देखा कि यहाँ से लाइट इंसिडेंट कितना हुआ था 100 जूल का, और आउटपुट कितना मिल रहा है तो 30 + 50, इसका मतलब ये ट्रांसमिशन वाली जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी 20 जूल की। सो अगर यहाँ के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो हम कह सकते हैं I = इंसिडेंट रे = एनर्जी एसोसिएटेड विथ इंसिडेंट रे = एनर्जी एसोसिएटेड विथ रिफ्लेक्टेड रे प्लस एनर्जी एसोसिएटेड विथ द फेनोमेना कॉल्ड एब्जॉर्प्शन प्लस एनर्जी एसोसिएटेड विद द फेनोमेना कॉल्ड ट्रांसमिशन। तो एक जनरल लॉ लगाया जाए तो हम कह सकते हैं हमारी लाइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इस प्रोसेस को फॉलो करती है, दैट इज I = RAT, मैं एक चूहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है I = RAT। अब यहाँ पे हम मीडियम की प्रॉपर्टी, अब ये मीडियम जो है इस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट कितना पार्ट रिफ्लेक्ट करेगी, कितना पार्ट एब्जॉर्ब करेगी, कितना पार्ट ट्रांसमिट कर रही है। अब हमने कहा कि हमारी एक मीडियम है जिस मीडियम की ये प्रॉपर्टी है कि वो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन 0 करता है। तो ऐसे कहने पे हम ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे जितनी लाइट इंसिडेंट हुई है सारी लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्लेक्शन की वैल्यू 0, ट्रांसमिशन की वैल्यू 0, एब्जॉर्प्शन ही सिर्फ हो रहा हो। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये कह सकते हैं इंसिडेंट होने वाली एनर्जी किसके किसके एनर्जी के समेशन के बराबर होती है, तो 1 इज रिफ्लेक्शन, अदर इज एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्रांसमिशन। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तीनों चीज हो रहा हो, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इनमें से कोई एक हो रहा हो, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इन तीनों में से कोई 2 हो रहा हो। तो इस तरीके से हम जनरलाइज करें तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास मिलेंगे। अगर हम माने तो हम ये मान के सकते हैं कि हमारे लाइट ने तीनों फेनोमेना एक साथ अकर किया। क्या क्या? रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन को हटा दें तो रिफ्लेक्शन का पार्ट सिर्फ हो जाएगा। सिर्फ एब्जॉर्प्शन को देखें तो हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइट के डिफरेंट फेनोमेनाज को सेपरेटली पढ़ा। जब हमें रिफ्लेक्शन के फेनोमेनाज को जानना था तो हम लोग एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन को कंसीडर नहीं किए, बट क्या एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा हाँ, हो रहा है। मीडियम ऐसा भी हो सकता है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा हो लाइट को, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसमिट भी कर रहा हो। बट जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा तो एब्जॉर्प्शन मीन्स रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, और ट्रांसमिशन जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे इमर्जेंट लाइट डिस्पर्सन के फेनोमेनाज में, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्या करा, सेपरेट आउट कर लिया, इसको कंसीडर्ड नहीं किए। सिमिलरली जब हम रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं मीन्स एब्जॉर्प्शन वाले फेनोमेनाज में, रिफ्रैक्शन को जब हमने पढ़ना शुरू किया तो रिफ्रैक्शन पढ़ते समय क्या रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा कि नहीं, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को भी हो रहा है, बट हम कंसीडर्ड सिर्फ रिफ्रैक्शन को कर रहे हैं। तो अब हम ये क्रिटिकल एंगल को समझने की कंडीशन पे आ गए हैं कि हमें कैसे क्रिटिकल एंगल के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हमने माना कि हमारी क्रिटिकल एंगल होने के लिए हमने माना है कि एक लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है बच्चों। ठीक है, हम ये चीज़ जान के रखेंगे कि हमारी लाइट कहाँ से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। डेंसर मीडियम का मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी उस मीडियम का जिसमें इंसिडेंट रे हो, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। पहले फिगर को देखा जाए तो ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, दिस वन इज नॉर्मल, और अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। हमारी एक लाइट इंसिडेंट हो रही है क्योंकि यह डेंसर से रेयर में जा रही है, तो स्नेल्स के लॉ को इम्प्लीमेंट करें तो हम कहेंगे कि रे रिफ्रैक्टेड जो होगा वो इंसिडेंट रे नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा जनरली जाना जाए बच्चों
तो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हुआ है? तो हमारा आंसर होगा कि हाँ, अगर हम इन जनरल देखें तो रिफ्लेक्शन भी होगा, बट हम अगर रिफ्लेक्शन के फेनोमेना को यहाँ ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि हमने रिफ्लेक्शन को इसलिए कंसीडर नहीं किया है यहाँ पे क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी इन रिफ्रैक्शन इज वेरी वेरी लार्ज देन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन रिफ्लेक्शन। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से 100 जूल की एनर्जी गई, 100 जूल की एनर्जी को हमने इंसिडेंट करवाया कहाँ से? डेंसर मीडियम में, और हमारी 99 जूल की एनर्जी कहाँ गई? रेयर मीडियम में। तो अब ऐसे कंडीशन पे क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रही है? तो हम कहेंगे क्योंकि लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो हो रही होगी, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होने के कारण। तो हम ये कहेंगे कि जो लाइट हमने इनपुट कराया है वो कितना है? 100 जूल की एनर्जी लेके रखी हुई, एसोसिएट करके रखी हुई है, और हमें आउटपुट में सिर्फ 99 जूल मिल रहा है। इसका मतलब 1 जूल एनर्जी भी कहीं जा रही होगी। तो हम देखें तो हमने ये पाया कि देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, and this reflected energy, the amount of energy associated with reflection is very very smaller than the amount of energy associated with refraction. That's why we are not considering reflected energy in this process. Otherwise जब इंसिडेंट रे गिरा है तो कुछ एनर्जी, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम है रिफ्लेक्टेड से, वो हो रही है। तो हम इन जनरल देखें तो हम कह सकते हैं कि जब लाइट एक मीडियम पे जाके, डेंसर मीडियम से जाके इंटरफेस पे इनकाउंटर होती है, इस पॉइंट पे इनकाउंटर होती है, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारी यहाँ से जो लाइट आ रही है लो इंटेंसिटी की लाइट है, लो इंटेंसिटी, और ये लाइट कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। बट द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज वेरी लेस। नाउ अब हम एक और फेनोमेना देखते हैं बच्चों कि यहाँ जो एंगल बना हुआ है, लेट द कंसीडर दिस एंगल एज I डिग्री, और अगर हम एंगल को बढ़ाते हैं, यहाँ से मैंने एंगल को क्या किया है? फिगर नंबर 2 में मैंने एंगल को इंक्रीज किया है। तो जब हम एंगल को इंक्रीज करें तो हम देखेंगे क्या, अगर यहाँ से इंसिडेंट रे को बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो एक ऐसी कंडीशन जिसपे एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ऐसी हो जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को मैंने किससे डिनोट किया है? थीटा, और सबस्क्रिप्ट में मैंने C लगा दिया। अब यहाँ पे एक और चीज समझ में आ रहा है कि क्या अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी होगा? तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। सो रिफ्लेक्टेड रे है तो इस रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी कैसी होनी है? हम उसे देख नहीं पा रहे हैं इन कंपेरिजन टू रिफ्रैक्टेड रे, तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी लो है, लो इंटेंसिटी की रिफ्लेक्टेड रे है। अभी भी इसकी इंटेंसिटी क्या है बच्चों? कम है, रिफ्लेक्टेड रे, बट इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे इंटेंसिटी इसकी क्या है? कम है। अब यहाँ जो एंगल हमने क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम में कंसीडर किया है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री, इसी एंगल को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। तो अगर मैं पूछूं कि आप डेफिनेशन लिखना है आपको क्रिटिकल एंगल का, तो आप क्या लिखोगे? इट इज क्रिटिकल एंगल इज द एंगल बिटवीन हो जाएगा बच्चों क्रिटिकल एंगल। क्या है क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है? डेंसर मीडियम में।
डेंसर मीडियम में ही क्रिटिकल एंगल हो फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। और ये कैसा, कौन से डायग्राम में दिख रहा है, फिगर नंबर 1 में या फिगर नंबर 2 में? तो हम कहेंगे इन फिगर नंबर 2। तो हम फिगर नंबर 2 में इसे रिप्रेजेंट किए हैं, फिगर 2। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने जाना कि हमारा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब हमें ये जानना है कि इस क्रिटिकल एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, इसको समझते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इक्वेशन क्या हो जाएगा क्रिटिकल एंगल को पता करने का। तो अगर हम फिगर नंबर 2 को देखें तो इंटरफेस के नीचे कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम, और इंटरफेस के ऊपर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम। तो इन फिगर 2 अगर हम स्नेल्स लॉ को लगाएं तो हम कहेंगे इन फिगर 2, दिस वन इज फिगर नंबर 2, फिगर 2 अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ है उसकी साइन वैल्यू और उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट, यही तो हमें अभी तक जाना है। तो हम कहेंगे साइन वैल्यू ऑफ आई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दैट इज डेंसर मीडियम इज इक्वल्स टू साइन वैल्यू ऑफ आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दैट इज रेयर मीडियम। ये हमारा कैसा मीडियम है, रेयर, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है, बना हुआ है। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर इंटू म्यू आर अपॉन म्यू डी। और म्यू आर अपॉन म्यू डी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको ये भी लिख सकते हैं साइन आई is equals to sin r into refractive index of rarer medium with respect to denser medium, rarer medium with respect to denser medium। और इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं sin r upon refractive index of denser medium with respect to rarer medium is equals to sin i। Now अब अगर हम फिगर नंबर 2 में देखें तो r की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे here r इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड i की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो हम लोगों ने लिखा है थीटा सी। तो रिप्लेस करें तो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, दिस विल इक्वल्स टू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, हम कहेंगे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें तो म्यू को उधर भेज दें और इसको इधर रख दें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन वैल्यू ऑफ थीटा सी, साइन थीटा सी। ठीक है, और चाहे तो इस रिलेशन को ये भी लिखा जा सकता है, और इस रिलेशन को हम चाहें तो थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द एंगल, थीटा सी इज द एंगल। थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा है, तो हमने पाया थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो अभी हम क्रिटिकल एंगल जान लिए, क्रिटिकल एंगल के इक्वेशन को जाने, और इक्वेशन क्या है हमने यहाँ पे, मैं इस इक्वेशन को लिख दूँ। सो थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल and the value of critical angle is sin inverse of 1 upon refractive index किसका, डेंसर मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में। ये हम लोगों ने थीटा सी की वैल्यू, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, तो डिफरेंट मीडियम में क्रिटिकल एंगल क्या होगा इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना है हमें कि व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल इन केस ऑफ मीडियम, ग्लास, वाटर और डायमंड, इसके केसेस में हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यूज़, और उसको आप समझ लेंगे, अपने कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। तो अगर 0.5 डिग्री, तो ये हम लोगों ने कुछ मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों, क्रिटिकल एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल
इन डिफरेंट मीडियम व्हेन रेयर मीडियम इज एयर। हमने रेयर मीडियम को क्या कंसिडर किया है, एयर कंसिडर किया है, उस कंडीशन पे क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो ये मैंने मीडियम लिखा है, उसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। हमने मीडियम में कुछ मीडियम्स के बारे में बताया है, वाटर, ग्लास, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास और डायमंड, जिसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू और उसकी क्रिटिकल एंगल यहाँ पे गिवन है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये क्रिटिकल एंगल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। इस क्रिटिकल एंगल की डिपेंडेंसी जानने के पहले एक और चीज़ों को हम लोग जान लें। मान लिया जाए हमने दो मीडियम कंसिडर किया, पहला मीडियम हमने ले लिया है यहाँ पे, मैं पहला मीडियम कंसिडर करता हूँ ग्लास, और दूसरा मीडियम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे वाटर। तो लाइट कहाँ से मूव कर रही है, ग्लास से वाटर में मूव कर रही है, और हमने माना कि हमें क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है अगर लाइट ग्लास और वाटर इंटरफेस को सेपरेट करती हुई। हमने एक मीडियम कंसिडर किया है जिसमें दो मीडियम जो है, हमने एक सिस्टम कंसिडर किया है जिसमें दो मीडियम क्या है, एक है ग्लास और दूसरा है वाटर। और लाइट कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, ग्लास से इंसिडेंट हो रही है। लाइट इंसिडेंट करी गई ग्लास से, ग्लास मीडियम से इंसिडेंट होते हुए गई, और जैसे ही वाटर में गई इसने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। इसका मतलब इस मीडियम में जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो हमें यही कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल व्हेन ग्लास मूव फ्रॉम, व्हेन इंसिडेंट रे मूव फ्रॉम, व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ठीक है, तो इसको मेरे ख्याल से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अभी हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या देखा है, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब हमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो पहले तो ये देखना है कि क्या ग्लास डेंसर है वाटर से। तो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा भी है बच्चों। देखो, देखने वाली बात है कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.50, और वाटर की क्या, 1.33। इट मीन्स वाटर इज ऑप्टिकली रेयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो लाइट कहाँ से गई, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई है। तो यहाँ पे डेंसर के जगह पे क्या रखेंगे, दिस वैल्यू, दैट इज, अगर हम ग्लास की वैल्यू को रखें तो यहाँ पे म्यू डी की जगह पे क्या रख सकते हैं। अगर इसको मैं इरेज करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ओके, तो क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मिला, साइन इनवर्स, डेंसर मीडियम कौन सा है, ग्लास है, और रेयर मीडियम कौन सा है, वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हमने ये भी मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वाटर का। तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 4/3 है और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 3/2 है, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस विल इक्वल्स टू 4 × 8/9, एंड वी कैन सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, दैट इज साइन इनवर्स 8/9। ठीक है, तो इस पेयर में हम लोग ये देख सकते हैं, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम ग्लास टू वाटर the critical angle will always be sin inverse 8/9. Now, अब आगे के रिलेशन में हमें ये जानना है, आगे की टॉपिक हमें ये जाननी है कि ये क्रिटिकल एंगल किस किस फैक्टर पे डिपेंड होता है। तो डिपेंडेंसी ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड हो रहा है, यही हमें जानना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालते हैं हम, क्रिटिकल एंगल, डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल, डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल, दैट इज θc। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूले में देखा जाए तो क्रिटिकल एंगल पहले, सबसे पहला फैक्टर किस पे डिपेंड है, इट इज डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा रिलेशन है, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या है, कम। अभी हम लोग जो टेबल देख रहे थे उस टेबल को भी देखा जाए तो इसी तरह का रिलेशन हम लोग को मिल रहा है कि जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम। तो θc
इज इन इनवर्स रिलेशन विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, क्लियर। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ के रिलेशन में देखना है थीटा सी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। सो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशन में है, जिसमें जो भी मीडियम ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर होगा उसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी। उसके बाद अब आगे हम लोग को जानना है बच्चों नेक्स्ट फैक्टर, कि अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट जो ट्रैवल करती हुई जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर रिलेशन में रखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हमारे वेवलेंथ से भी होता है। और हम ये पहले से जान रखे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में किस तरह का रिलेशन है। तो अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे भी डिपेंड होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड होता है। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल भी वेवलेंथ पे डिपेंड होगा ना हो। तो हम कह सकते हैं सेकंड फैक्टर कि इट इज डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक, वेवलेंथ पे जो रिलेशन है वहाँ हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्स रिलेशन है, वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्स रिलेशन है। इट मीन्स, और क्रिटिकल एंगल का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्स रिलेशन है। तो ऐसे कंडीशन पे क्रिटिकल एंगल का वेवलेंथ से कैसा रिलेशन होगा, तो वेवलेंथ से डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, वेवलेंथ से इसकी कैसी रिलेशन देखिए, डायरेक्ट रिलेशन देखिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि हमें ये मालूम है कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट। वॉयलेट कलर की लाइट की वेवलेंथ रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ से छोटी होती है। रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ अगर हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो वेवलेंथ के वॉयलेट कलर की लाइट का वेवलेंथ हमारा क्या होगा, हम कह सकते हैं इट विल बी स्मॉल, छोटा होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड मैंने अलग अलग बना दिया हो, बट ये दोनों के रिलेशन, यहाँ से इसकी वेवलेंथ रेड की ऐसी है तो वॉयलेट की हमने क्या देखी है, वॉयलेट की वेवलेंथ छोटी है। अब इस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हमने पीछे पढ़ रखा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर इन्वर्स रिलेशन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए, रेड के लिए क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू वॉयलेट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का, हमारे रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड कम होगी वॉयलेट के लिए, और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके लिए कम, क्रिटिकल एंगल उसके लिए ज़्यादा। सो यहाँ से रिलेशन क्या आया कि क्रिटिकल एंगल फॉर रेड लाइट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वॉयलेट लाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि VIB GYOR इनमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल किस लाइट के लिए, किस कलर की लाइट के लिए होगा, तो आप कहोगे कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का। ऐसे कंडीशन पे ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। सो वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगी। नीचे की तरफ जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रही है तो नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारी क्रिटिकल एंगल क्या होगी, इट विल इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये रिलेशन हम अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे। ठीक है, इसको मैं फेयरली यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन हम लोगों ने वेवलेंथ से जो पाया है वो वेवलेंथ से कैसा रिलेशन है, तो वेवलेंथ से क्रिटिकल एंगल का डायरेक्ट रिलेशन है। वेवलेंथ का क्रिटिकल एंगल से डायरेक्ट रिलेशन है। क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो VIB GYOR ये मैंने विजिबल स्पेक्ट्रम कंसिडर किया है। अगर हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है। अगर हम राइट साइड मूव करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा।
ये याद रखना है बच्चों में, पीछे भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है। और लास्ट वन कि ऐसे कंडीशन पे क्रिटिकल एंगल का कैसा रिलेशन होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज होगी तो क्रिटिकल एंगल क्या होने वाली है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने दो लाइट को एक ही साथ इंसिडेंट करवाया, एक मीडियम के पेयर में हमने दो लाइट को इंसिडेंट करवाया, एक ये और दूसरी लाइट मैंने ये कंसिडर कर ली, ये दोनों की दोनों लाइट इंसिडेंट हुई हैं किसी पेयर ऑफ मीडियम के बीच में, और इसने जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया, दोनों लाइट ने जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया उनका एंगल 90 डिग्री है लाइट नंबर 1 और लाइट नंबर 2 में। तो आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी लाइट रेड है और कौन सी लाइट वॉयलेट है, ये आपको बताना है। 1 रेड है या 2 रेड है, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखना है, हम रिलेशन देखेंगे कि क्रिटिकल एंगल किसका ज़्यादा होने वाला है, क्रिटिकल एंगल रेड का ज़्यादा होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन पे ये एंगल ज़्यादा या ये एंगल, तो हम कहेंगे दिस वन इज़ रेड एंड दिस वन इज़ लेट इट विल बी वॉयलेट। रेड और वॉयलेट में अगर सेपरेट करें तो ये रिलेशन हमारे पास मिली है। ठीक है, उसके बाद हमने अभी देख लिया वेवलेंथ से रिलेशन हमें पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे एक और रिलेशन है, और वो रिलेशन अगर मैं लिखूं तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर से। तो अभी हम अगला फैक्टर क्या कहेंगे बच्चों, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। अभी हमने पहला देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, दूसरा हम लोगों ने वेवलेंथ से रिलेट किया, उसको मैं नोट कर लूँ। तो वेवलेंथ से कैसा रिलेशन मिला है हम लोगों को, थीटा सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और उसके बाद अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी कैसी है। तो हम ये जानते हैं विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम डिक्रीजेस। ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का डिक्रीज हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल से कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट क्रिटिकल एंगल विल इंक्रीजेज। सो यहाँ से कंपेयर करें तो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी ऑब्जर्व दैट क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर हैं जिस पे हमारी क्रिटिकल एंगल डिपेंड करती है। वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अदर इज वेवलेंथ एंड थर्ड इज टेम्परेचर। ये हम लोगों ने जाना। अब आगे जानना है हम लोगों को बच्चों कि ये क्रिटिकल एंगल से, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर लिया जाए तो क्या होने वाला है। तो इसको जानेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इसको समझते हैं कि व्हाट विल हैपन on that case. Okay, तो now अब हम फिगर नंबर 3 को देखें। दिस वन इज फिगर नंबर 3। फिगर 3 फिगर 2 से कंपेयर करें, फिगर 1 को कंपेयर करें 2 से, 2 को कंपेयर करें 3 से, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल जो है दिस इज एंगल ऑफ, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब फिगर 1 में एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू कम, हमने सेकंड फिगर में एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा के कितना कर लिया, क्रिटिकल एंगल। और जब हम लोगों ने पहले फिगर में देखा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से कम था तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो रेयर मीडियम में जा रहा है, ऑब्लिकली निकल रहा है। जब हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल के बराबर बनाया तो हमने देखा कि रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ नॉर्मल और इट पासेस पैरेलली टू द सरफेस। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट को 0 डिग्री से हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम 0 डिग्री से जैसे जैसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, यूं उस तरह से देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टेड रे भी पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना था, रिफ्रैक्टेड रे इधर
जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड रे भी का एंगल भी बढ़ता जा रहा है। और एक ऐसी कंडीशन आ जा रही है जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ तो हमने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। अब अगर हम क्रिटिकल एंगल को और बढ़ा दें, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हम कर ले, तो हम देखेंगे कि ये जो लाइट हमारी रिफ्रैक्ट हो रही थी अब वो हमारी रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें दिख रहा था रिफ्लेक्टेड रे, अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जो हमारा पार्शियल पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा था वो टोटल होने लगा। अभी पहले डायग्राम में देखा जाए तो रिफ्लेक्शन पार्शियली हो रहा है 2%, 3%, देन थोड़ा 2%, 3% लो इंटेंसिटी वाली लाइट। लेकिन फाइनली हमने जब देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ऑन दैट केस दिस रिफ्लेक्शन इज नॉट पार्शियली, इट इज टोटली। सो दिस रे, दिस फेनोमेना इज कंसिडर्ड टू बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो हम कहेंगे व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम TIR कह सकते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेना ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में रेरर मीडियम में जा रही है, सच दैट कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ऐसे फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपको यहाँ जानना है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या क्या होने चाहिए? कंडीशन फॉर किसके लिए? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की कंडीशन क्या क्या है? तो पहली कंडीशन ये है बच्चों कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बन रहा हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इन डेंसर मीडियम होना चाहिए, डेंसर मीडियम। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की, कि सेकंड पॉइंट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होना चाहिए। ठीक है। अब आपको ये जानना है, ये तो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम कहें कि लाइट के एंगल ऑफ इंसिडेंट डेंसर मीडियम से में अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर ले तो जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो अब क्या हो जाएगी? टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। और अब इस लाइट की इंटेंसिटी जो कम थी वो इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, इसलिए ये हमें विजुलाइज होने लगा और इसको हम क्या कहने लगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमने फिगर नंबर 2 में फिगर नंबर 3 में शो किया है। अब आगे जानना है बच्चों कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके बताएं, अगर आपको ये डाउट सॉल्व करना चाहें, कि मान लेते हैं हमने एक मीडियम ले लिया, दिस इज मीडियम which optical density is greater than density of another medium, that is, let us consider this is denser medium and this is rarer medium। अब इस मीडियम में हमने मान लिया कि ऑप्टिकल एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है वो इस मीडियम का है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 24 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल अगर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप मुझे बता दो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री होती है। अब अगर 90 डिग्री होती है क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप मुझे यहाँ जरा बताना कि क्या यहाँ पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रहा होगा? पार्शियली रिफ्लेक्शन का मतलब क्या बच्चों? ये वाली लाइट, हाँ, तो ये वाली लाइट होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली लाइट जो यहाँ ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कितना एंगल बनाई होगी? व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय दिस पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट? तो आप कहोगे सर ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है, इसलिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वही एंगल यहाँ पे भी होगा। तो इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं? दिस एंगल इज 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अब अगर हम यहाँ पे कह लें
कि अगर हम 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री से ज़्यादा एंगल अगर बना लेते हैं, 24 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाने का मतलब मान लिया जाए हमने एंगल कर लिया 25 डिग्री। ओके, अगर हम 25 डिग्री क्रिटिकल एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 25 डिग्री कर लिए, क्या वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया? तो हमारा आंसर होगा कि हाँ हो गया। नाउ अब मुझे बताना है आपको कि क्या अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा? तो हम कहेंगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, यहाँ क्रिटिकल एंगल कितना है 24, यहाँ हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिया है 25, एट दैट केस क्या हमें रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा है, रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा है? तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब अब क्या हुआ है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे ही सिर्फ आई है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेंसर मीडियम, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? तो आपका आंसर होगा कि जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते समय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेंसर मीडियम कितना होगा, दैट विल इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो हम कहेंगे वाइल TIR एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा यूनिवर्सल लॉ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगी। अब ये कहाँ बन रहा है, इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, पहली पॉइंट हम जाने। अब अगली चीज जानेंगे, मान लिया जाए इस एंगल को हम 25 से 26 करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज देख रहे हैं इसका कि अब हमने एंगल, पहला कंडीशन ये था फर्स्ट डायग्राम, सेकंड हमने 25 डिग्री किया, अब हमने एंगल को बढ़ा के मान लिया जाए दिस एंगल इज कंसीडर टू बी 30 डिग्री, हमने 30 डिग्री एंगल कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो आपका आंसर होगा कि अभी आपने सर लिखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, तो यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, फिर से हमने एंगल बना के 60 डिग्री कर दिया, ये एंगल कितना होने वाला है 60 डिग्री। तो जिस तरीके से हम अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि एंगल, क्रिटिकल एंगल से जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हुए जा रहे हैं, जैसे जैसे क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है बच्चों। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो रेंज है जिसके अंदर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया है वो क्या होगा, ठीक है, ये हमको समझना है। तो अभी हम लोग ये जाने हैं कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड करते समय एंगल ऑफ ये जो लाइट एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या है 90 डिग्री। जैसे हमने 25 किया, ये एंगल कितना हो गया 25, फिर 26, ये भी 26, 28, ये भी 28, ये एंगल बढ़ता जा रहा है। कब तक बढ़ेगा? तो हम कहेंगे तब तक भी इस एंगल को हम बढ़ा सकते हैं जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ ना चला जाए, इंटरफेस में ना चला जाए। अब जब ये इंटरफेस पे चला जाएगा तो ये लाइट पैरेलल चली जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई। तो ये एंगल हम कितना बना सकते हैं? तो आपका आंसर होगा कि 90 डिग्रीज में से थीटा से। सो रेंज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या आ गई, रेंज फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो एंगल बनेगी उसकी रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगी। तो आप कहोगे कि 24 डिग्री के बाद, 24 डिग्री के बाद ये 90 डिग्री जब तक ये एंगल नहीं बना तब तक हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली रेंज दिखेगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली रेंज तो तभी तक दिखेगी जब तक ये 24 से, तो ऐसे कंडीशन पे 90 माइनस थीटा सी, तो हम कहेंगे रेंज क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा सी, ये होगा। अब इस एग्जाम्पल के लिए रेंज क्या होने वाला है बच्चों? तो हमने देखा 24 डिग्री पे लाइट यहाँ चली गई थी, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू किया 25 से कहाँ तक, 25 से हमारी 90 डिग्री एंगल तक हुआ। तो 90 माइनस 24 कर लेंगे तो हमें वो रेंज मिल जाएगा। क्लियर है?
एक चीज़ और हम ये जानेंगे कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली जो रे है वो किधर मूव कर रही है, तो हम कहेंगे टूवर्ड्स इंटरफेस, नॉट टूवर्ड्स नॉर्मल। तो अभी अगली पॉइंट जानते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेंसर मीडियम वाइल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Second point, range for angle of reflection of TIR is equals to 90 degree minus theta c. Third point, as we increase angle of incident, कब? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन थीटा सी है, ये कंडीशन है, सच दैट I is greater than theta c. रे ऑफ TIR, रेज जो TIR में हमें फेनोमेना में जो रे दिख रहा है, इट विल मूव्स टूवर्ड्स, किधर मूव करेगा? मान लिया जाए हम ये 24 डिग्री देख रहे थे, 24 पे ये रे भी 24 हो गई, जैसे हमने 25 डिग्री किया ये भी 25, जैसे हमने 60 डिग्री किया ये भी 60 डिग्री, जैसे मैंने 89 डिग्री किया ये भी 89, तो रेज किधर मूव कर रही है बच्चों? तो हम कहेंगे जैसे जैसे हम थीटा से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, रे इंटरफेस की तरफ मूव कर रही है, नॉर्मल से अवे, तो रे विल मूव टूवर्ड्स इंटरफेस and away from normal, interface and away from normal, normal से दूर भी गई। एक और चीज समझते हैं यहाँ पे। अब हम अगली चीज जानेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। कब एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कॉज में। तो फिगर नंबर 3 देखा जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिगर नंबर 3 पे हो रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है। तो लाइट अगर मीडियम नहीं होता तो वो यहाँ चली गई होती, लेकिन क्योंकि मीडियम होने के कारण वो यहाँ पे मूव करके आई, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। एंगल ऑफ डेविएशन को यहाँ से निकाले तो ये देखेंगे ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से ये थीटा सी और ये थीटा दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? थीटा सी। तो हम कहेंगे सो 2 टाइम्स ऑफ थीटा सी, सो द एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा। और ये मैक्सिमम कब होगा एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मैक्सिमम when pi minus 2 times of critical angle। सबसे ज़्यादा डेविएशन तभी होगा, अदरवाइज जैसे ही हम एंगल कम किए लाइट मूव करके ऊपर चली जाएगी और एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है? पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा सी, और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ म्यू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो ये दो फॉर्म इक्वेशन हम देख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। तो ये हम लोगों ने जाना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, टोटल रिफ्लेक्शन की नेसेसरी कंडीशन क्या है, फिर कुछ केसेस जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दौरान हम लोगों ने ऑब्जर्व करे हैं। तो इसके बेसिस पे अब हम नेक्स्ट क्लास में ये जानेंगे कि व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक बच्चों, इसलिए आप बड़े ध्यान से इन सारी चीज़ों को समझेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।